में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई है और इलाके में सुरक्षा बलों का जो सर्च ऑपरेशन है जारी है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन का चौथा दिन है आज। रॉकेट लॉन्चर से आतंकवादियों के ठिकानों को निस्तानाबूद करने के लगातार सेना जो है वो कदम उठा रही है। रॉकेट लॉन्चर से आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया और हमारे सहयोगी अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए इस खबर पर। अमित, लगातार जिस तरह से घाटी में पिछले कई दिनों से आतंकवादियों के साथ सेना की मुठभेड़ चल रही है, चाहे अनंतनाग की बात करें या जिस तरह से अब जानकारी आई है बारामूला में 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया है, क्या कुछ इससे जुड़ी और अपडेट्स आपके पास? देखिए, अनंतनाग की अगर बात करें तो कोकरनाग इलाके में जो है वो 70 घंटे से ज्यादा जो है ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और ड्रोन से बम जो है वो भी गिराए जा रहे हैं, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है और वहाँ पर जो है एक जंगल वाला काफी घना जंगल का इलाका है। लेकिन बारामूला इलाके में फिलहाल 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और लगातार ये ऑपरेशन जो है। बिल्कुल अमित, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ गए हैं। बख्शी साहब, बहुत आपका स्वागत है जनता टीवी पर। जिस तरह से घाटी में इन दिनों हाल ही में हमने देखा किस तरह से चाहे G20 से संबंधित बैठकें हों या अन्य विकास कार्य घाटी में हो रहे हैं, कहा जा रहा है उनसे घबराकर उनसे बौखलाकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में जिस तरह से घटनाएं पेश आई हैं, चाहे अनंतनाग की बात करें या फिर आज जिस तरह जानकारी आई है बारामूला में 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया है, लगातार घाटी से कुछ ना कुछ इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, किस तरह से देखते हैं सर आप इसे? देखिए, पहली बात तो है मेरा जो शहादत जिनको हुई है हमारे बहादुर जवानों को, उनके साथ हमारे पूरी सहानुभूति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पर सबसे बड़ी बात यह है, हम जो है रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट समझते हैं? रिएक्ट का मतलब रिएक्ट का मतलब है कि जब हम पे हमला होता है तो फिर हम उसके रिएक्ट करते हैं। या कि बॉक्सिंग रिंग में जब आपको चोट पड़ेगी तो आप रिएक्ट करेंगे या डिफेंड करते रहेंगे अपने आप को। ये जो है तरीका काम करने का, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है और 18-20 साल से आपकी जनता टीवी में मैं कब से आ रहा हूं मुझे पता है। जब हम आते थे पहले, उस समय ये भी चीज होती थी। मैं ये बोलता था कि जब तक आप लड़ाई उनके एरिया में नहीं ले जाएंगे ये आतंकवाद चलता रहेगा। चाहे 370 हटा लगाया है, बहुत अच्छी बात है, आपका टूरिज्म बेटर हो गया है, लोगों का रहना अच्छा हो गया है और कई बड़े फायदे हुए हैं। चीन और पाकिस्तान घबरा गए हैं, बिल्कुल ठीक है, वो सारा ठीक है। पर ये जो बॉर्डर के ऊपर जो छुटपुट आतंकवाद हो रहा है, ये जो अंदर आ रहे हैं, 3 बंदे भी अगर अंदर आते हैं और उनका पता ना चले तो वो तहलका मचा सकते हैं और वह यही हो रहा है। कोई मेजर फोर्स नहीं आई है, छोटे हैं, पर क्योंकि आपको पता नहीं है क्यों है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली बात है, अभी भी कुछ स्लीपर सेल्स मौजूद हैं हिंदुस्तान के अंदर और वो स्लीपर सेल्स वो हैं, ये कोई छुपे नहीं बैठे गुफाओं में, ये आपके साथ काम कर रहे हैं। कई लोअर तबके के अंदर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हो, चाहे वो किसी और सिस्टम में हो, अपने सिस्टम के अंदर अभी भी नाम खराब करने वाले इस्लाम का कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने धर्म का, देश का नाम बदनाम कर रहे हैं किसी दूसरे के कहने पर। वो जो लोग हैं उनका अभी तक जब तक आप सफाया नहीं करेंगे, उनको नहीं लोकेट करेंगे, वो इसलिए नहीं लोकेट कर पा रहे कि आपके पास सिक्योरिटी एजेंसियां बहुत सारी हैं, सब अच्छा काम कर रही हैं, सब बड़े बहादुर हैं, सब बड़े चतुर हैं, पर कोऑर्डिनेशन नहीं होती। मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने किचन में 5 खानसामे लगा दोगे, आपका खाना शाम तक नहीं बनेगा। ये प्रॉब्लम आती है। एक कमांड एंड कंट्रोल करिए मैनेजमेंट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। यही नहीं हम उसको फॉलो कर रहे। जब एक कमांड कंट्रोल होगा, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांड के अंदर होगी, इंटेलिजेंस सारी एक ऑप्स रूम में आएगी, फिर आपको पता चलेगा कि कहां क्या करना है। आपका काम करने के तरीकों में 50% टाइम बचेगा, आप एकदम से रिएक्ट करेंगे। ये आपके पास में नहीं है। क्यों नहीं है? इसके कई पॉलिटिकल रीजन हैं, अंदर के इंटरनल रीजन हैं, टर्फ बिल्डिंग है, इस पे मैं नहीं जाऊंगा, इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। पर और दूसरा है, अगर आप अपने बॉर्डर के ऊपर जहां से वो आते हैं उसको रोकिए, बॉर्डर को, उसके रोकने का तरीका है, जहां से अटैक आ रहा है उन जगह जो 18-20 किलोमीटर है, आप आर्टिलरी खोलिए, उसके ऊपर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर खोलिए,
रॉकेट वहां पे लगा हुआ, मल्टी वेरिएंट रॉकेट लॉन्चर, अटैक हेलीकॉप्टर, और उन जगहों पे डिस्ट्रॉय करके कब्जा करिए। पीओके को कब्जा करना शुरू कर दीजिए। जब तक आप देर लगाएंगे ये होता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी आईएसआई के साथ मिलके और फॉरेन एलिमेंट्स के साथ मिलके इस काम को अंजाम दे रही है। ये वो कर रहे हैं और हम रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने बॉर्डर भी सील नहीं किए। हमारे बॉर्डर, अरे कम से कम उन एरिया के अंदर आप जितने रिटायर्ड पर्सनल आपके जो हैं फौज के, आप उनको जमीन दीजिए 18-20 किलोमीटर पूरे बॉर्डर में लगा दीजिए, और इंटरकनेक्टेड विलेज डिफेंस कमेटी उनकी बनाइए, हथियार दीजिए उनको। फिर देखिए, यह तरीका है देश की हिफाजत करने का। देश की हिफाजत, कश्मीर एक नॉट साधारण सिटी नहीं है, आगरा, दिल्ली, मथुरा ये नहीं है, ये एक सेंसिटिव एरिया है। इसके लिए सेंसिटिव स्टेप लेना पड़ेगा, और कोई बात नहीं है। आपके 5 बच्चे हैं, एक ज्यादा बीमार है, उसको ज्यादा दवाई देनी पड़ती है, ये वही बात है। तो ये इसमें क्या हिचकिचाहट कहां पे है? बख्शी साहब, आप कह रहे हैं कि जिस तरह की समस्या है उस तरह का इसका जवाब और इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। आपने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आपने कहा हम रिएक्ट कर रहे हैं, पहले एक्ट नहीं कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं किस तरह से, चूंकि लगातार इस तरह के दावे होते हैं कि घाटी में शांति आई है, इसको कुछ लोग मानते भी हैं, 370 हटने के बाद बहुत कुछ बदला है, लेकिन इस तरह की आतंकी घटनाएं, कर्नल रेंज, मेजर रैंक या फिर डीएसपी रैंक, हालांकि तो एक एक जवान की शहादत बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए और इसकी पूरी कद्र होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से इतने बड़े रैंक के ऑफिसरों की शहादत होना, यह क्या कुछ दर्शाता है? क्या रणनीति ठीक नहीं है हमारी? किस तरह के बदलाव इसमें होने चाहिए? मैंने आपको बदलाव पहले बता दिए कि अगर आप ये उनको रोक देंगे और उस एरिया को जब सैनिटाइज कर देंगे बॉर्डर को, तो जंगल के एरिया के अंदर आप उनको फिर अपना स्थान, जो लोकेशन है वो बनानी शुरू करिए। आप अपनी मिलिट्री यूनिट्स को वहां पे भेजना शुरू कर दीजिए। चाहे आपको एक मिलिट्री कंटोनमेंट्स और खोलने पड़े, आप उनको खोलना शुरू कर दीजिए, और वहां पे आप एरिया को क्लियर करके उस एरिया को इंटरकनेक्टेड करिए। आपको कब से पता है ये एरिया जहां पे अभी हो रहा है, चाहे वो नीलम घाटी से लेके या पुलवामा लेके सोपोर लेके, कोई जितने जगह हैं, हर जगह पे आप इंटरकनेक्टिविटी बढ़ाइए। इसलिए बहुत तरीका बहुत है जी। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये हो रहा है, पर हमारी सरकार की इंटेंशन बिल्कुल अच्छी है, वो क्लियर है। थोड़ा सा एक काम करने के एक्शन में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, और यह बदलाव बहुत थोड़ा है, पर इसके लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है इंटरनल, कोई जिसको कहते हैं टर्फ बिल्डिंग, ईगो प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें चलती हैं इंटरनल, जो नथिंग टू डू विद गवर्नमेंट, सरकार से कोई मतलब नहीं है। ये अंदर का नीचे का ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम है, इसको लोग नहीं पसंद करते। जो मैं बोल रहा हूं ये इनको बिल्कुल जैसा लगता है, कड़वी लगती है बात। यानी बख्शी साहब, आप ये कह रहे हैं कि समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन जिस तरह से अलग अलग स्तर पर चीजें उसकी वजह से समाधान नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल हो सकता है। और मैं एक कमांड एंड कंट्रोल जब बोलता हूं तो लोग मेरे मुंह की तरफ देखते, ये मिलिट्री रूल है। मैंने कहा मिलिट्री रूल नहीं है। आपका जो ऊपर कमांडर है वो सिविलियन है, गवर्नर बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर है, रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू डिफेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, और थ्रू चीफ ऑफ डिफेंस का स्टाफ, उसके थ्रू आप सीडीएस के थ्रू ये एक्शन चलाइए। ये होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सारा, नेवी तो यहाँ पे जरूरी नहीं है, पर आर्मी और एयरफोर्स होगी। बाय द वे, नेवी मजाक में नहीं कह रहा, नेवी भी काम आएगी जहां पे आपके गहरी खाइयां होंगी, गहरी नाले या लेक्स या होती हैं, वहां पे भी डैम्स वगैरह, वहां पे आपको नेवी डाइवर्स की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी, सारी की होगी। आपको हर एक चीज को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसलिए आपको ये खुले दिमाग से इस प्रॉब्लम को सोचना पड़ेगा। इसको पॉलिटिकल प्रॉब्लम मत दीजिए। डोंट मेक इट अ पॉलिटिकल एंगल कि कांग्रेस को, बीजेपी को इनकी बहसी होती रहे इसके ऊपर। आप समय बर्बाद मत करिए उसके ऊपर। एक बख्शी साहब, एक सवाल और, चूंकि समय बदला है 90s के बाद से, जिस तरह से चीजें बदली हैं, नई तकनीक का इजाद हुआ है,
आपको लगता है कि इस समस्या के समाधान के लिए उन तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, चूंकि जिस तरह से अब बताया जा रहा है ड्रोन के जरिए बमबारी की जा रही है, अलग अलग तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, घना जंगल है, इस वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इस तरह की खबरें लगातार सुर्खियों में रहती हैं, पढ़ने को मिलती है। ये तमाम चीजें हैं क्या आखिरकार उन तमाम नई तकनीकों का सही तरीके से इस्तेमाल हो पा रहा है इस समस्या के समाधान के लिए? जिस तरह से आपने अपनी शुरुआती बात में कहा, कुछ एक ग्रुप्स में आते हैं, 2 से 3 की संख्या में आते हैं और इतने बड़े स्तर पर तबाही मचा देते हैं। देखिए, इसलिए बता देते 2 या 3 के ग्रुप से होता भाई, क्यों? उनको कोई देख नहीं रहा। उनको क्यों नहीं कोई देख रहा? क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। आपके पास में ड्रोन आ गए हैं, कब से आए हुए हैं ये ड्रोन? तो हम ड्रोन में ऐसी बात करते हैं जैसे अभी आविष्कार हुआ है। इसका तो ड्रोन का इस्तेमाल तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से स्टार्ट हो गया था। बेका वनी की लड़ाई 1982 में सीरिया, इजराइल ने सीरिया के खिलाफ ड्रोन से तो जीती थी। ये क्या बात है? ये ड्रोन्स का हमको पहले से ही इस्तेमाल शुरू कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो है इसलिए, और हमारे इंडिजिनियस प्रोग्राम नहीं है, हम खुद नहीं बनाते इसलिए। हम अब देखिए, अब बदलाव आ रहा है इस गवर्नमेंट। मैंने पिछले 8 साल में देखा है अब ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं, ड्रोन हम खुद बनाएंगे, इंडिजिनियस प्रोडक्शन हो रही है। ये बड़ी भारी चीज है, पर अगर ये आज से 20-25 साल पहले हो गई होती तो ये दिन नहीं होता। खैर, उसको रोने से हमें कोई फायदा नहीं। जो हम कदम उठा रहे हैं ठीक है, पर आपको ये मैं बता दूं, उसके लिए इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। इस सब्जेक्ट को पहले बैठ के आपस में चिंतन करो, उसके ऊपर एक डॉक्ट्रिन लिखो कि हमको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। उसमें पॉलिटिकल एंगल मत लगाइए ज्यादा कि कौन नाराज हो जाएगा, कौन गुस्सा हो जाएगा। ये सारा का सारा ये सास बहू का ये ड्रामा नहीं है। ये देश चला रहे हैं हम लोग। इसको दूसरे एंगल से देखिए, तब आपका बात बनेगी। और मैं आपको ये बता दूं, ये काम हो जाएगा। हमारे सारे के सारे लोग आर वेरी इंटरेस्टेड एंड कीन टू फिनिश दिस, पर जब तक आप एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नहीं लाओगे, आप चाहे जो मर्जी कर लो। और लास्टली मैं बता दूं, रिलीजियस जो बॉडीज हैं जो इस बात को रिलीजियस अंजाम दे रहे हैं, रेडिकलाइजेशन ला रहे हैं, अपने रिलीजियस लीडर्स के साथ मिलके एक जॉइंट बैठक करवाइए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। ये जितना जो आतंक, जिहाद के नाम पर और आतंक के नाम पर ये गिने चुने 4-5 लोग हैं, यही सारा इस काम को अंजाम दे रहे हैं और सारी एक मुस्लिम या कौम को बदनाम कर रहे हैं। उनको सबसे पहले रोकना होगा जी। मुस्लिम कौम को बदनाम करना यानी कि देश की हानि करना। बिल्कुल। प्रफुल्ल बख्शी जी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिसमें से एक है जो डिसीजन मेकिंग है उसको और गति देनी होगी, फास्ट करना होगा। वन कमांड सेंटर होना चाहिए, एक ही जगह से कमांड मिले, अलग अलग जगहों से ना मिले, एक ही स्तर पर बातचीत और खुले मन से बातचीत होनी चाहिए इस पूरे विषय के समाधान के लिए। प्रफुल्ल बख्शी जी ने इस तरह से राय दी है अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने के लिए, जनता को समझाने के लिए परेशानियां आखिर किस तरह की वहां पर आ रही हैं, क्या कुछ समाधान के रास्ते हो सकते हैं। चाहे अनंतनाग की बात करें, बारामूला की बात करें, इन जगहों पर हालिया घटनाओं से कई तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं। हालांकि सेना लगातार जो है एक्शन ले रही है, आतंकवादियों के ठिकानों को नस्तनाबूद किया जा रहा है, आतंकियों पर लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। बारामूला में आज 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। अमन त्रिपाठी मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गए मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए। अमन, जिस तरह से हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े प्रफुल्ल बख्शी, उन्होंने बताया किस तरह से अब चीजों को बदलने की जरूरत है। इन तमाम चीजों के साथ साथ ताजा घटनाक्रम क्या है, अनंतनाग से आगे बढ़ते हुए जानकारी आई है बारामूला में आज 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। जो सर्च ऑपरेशन है और मुठभेड़ की जो प्रक्रिया है वो लगातार चौथे दिन भी जारी है। जी रितेश, आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहां पर आतंक पर आखिरी प्रहार की तैयारी है और जिस तरीके से यहां पर सेना द्वारा लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उरी हथलंगा इलाके में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। तो यहां पर मंसूबे तो साफ है कि पूरी तरीके से आतंकियों का सफाया किया जाना है। जो जाबाजों की शहादत हुई उसका बदला लेने की पूरी तैयारी है, लेकिन साथ के साथ कई सवाल भी यहाँ पर उठते हैं, जैसा कि रक्षा विशेषज्ञ बख्शी जी ने भी हमें बताया कि तमाम तरीके की जो दिक्कतें हैं, लेकिन साथ ही एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी सामने आती है कि जो पीओके से एक्सेस मिल जाता है, जिसके चलते आतंकी उन सघन इलाकों में लगातार घुसकर जिस तरीके से लगातार मामले सामने आते रहे। ये जम्मू कश्मीर में 3 साल में हुई सबसे बड़ी घटना है, लेकिन लगातार ये जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जाने के बाद भी जो सघन इलाका है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि
इतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती वहां पर। जी बिल्कुल। अमन, एक और सवाल यहां पर, चूंकि जिस तरह से आपने बताया 3 साल में ये सबसे बड़ी घटना है अभी तक की जिस तरह से हुई है, और इससे लोगों में भी बहुत ज्यादा आक्रोश है, चाहे अलग अलग घटनाओं की हम बात करें, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से एक्शन हो रहा है इन तमाम चीजों के खिलाफ, चाहे आज बारामूला की बात सामने आई हो या इससे पहले अलग अलग उन तमाम ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है, ये किस तरह से कारगर होता दिखाई दे रहा है? चूंकि घटनाएं कम हुई हैं 370 के बाद, घाटी में माहौल जो है वो भी शांत हुआ है, लोगों का मानना है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं पेश आ रही हैं। जी रितेश, जैसा कि देखा गया कि माहौल बेहतर जरूर हुआ है। 370 हटने के बाद लगातार सेना भी एक्टिव होती हुई नजर आई है घाटी में, लेकिन तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, जैसा कि रक्षा विशेषज्ञ बख्शी जी ने ये बताया कि हमें एक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय रिएक्ट करने के। लेकिन साथ ही सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आती है कि जिन इलाकों पर ये घटनाएं सामने आती हैं वो बहुत ही सघन इलाके हैं, तो इस चलते प्रतिक्रिया करने में थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, जिसके चलते लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं। लेकिन अब इसी बीच खबर ये सामने है कि जो सैन्य ठिकाने हैं आतंकियों के, जहां पर आतंकी छिपे हुए थे, उन ठिकानों को फिलहाल ध्वस्त कर दिया गया है। और अब खबर ये सामने कि जो 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाएगा। तो जो ये आतंक पर आखिरी प्रहार है, अब ये देखना होगा कि ये कितना जोरदार है और जल्द ही सेना कितनी जल्दी इस घटना को अंजाम दे देती है और आतंकियों को पूरी तरह से खत्म कर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जो आतंक पर आखिरी चोट है वो देने का प्रयास जारी है। साल 2020 की बात करें, 232 आतंकवादी ढेर किए गए और इस समय में 20 जवान हमारे शहीद हुए। साल 2023 की बात करें, यानी वर्तमान साल की, 193 आतंकवादी, माफ करिएगा 2021 का आंकड़ा, 193 आतंकवादी ढेर किए गए और साल 2023 में 51 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। 22 जवान अभी तक हमारे शहीद हो चुके हैं। 2020 और 2021 का आंकड़ा भी आपके टीवी स्क्रीन पर, लगातार जो आतंकवादी हैं उन पर चोट की जा रही है और उनका खात्मा करने का जो काम है लगातार आर्मी कर रही है। आतंक पर चोट किस तरह से बरकरार है वो आपको इन आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।